हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ का 10th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 53 टॉपिक हम प्रीवियस 9 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो एसेट्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में। देन जानेंगे टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स यानी कि टेली मानस इनिशिएटिव क्या है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के बारे में चर्चा करेंगे। एक टर्म ग्रीन बॉसिंग के बारे में चर्चा करेंगे। स्पेशल बोस्ट्रो अकाउंट क्या है उसके बारे में जानेंगे और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्रिप्टो एसेट्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से संबंधित है और उसमें आप पूछा गया है कि हाल ही में इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD, बी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या डी में वर्ल्ड बैंक। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। जो हाल ही में अभी इस फ्रेमवर्क को रिलीज किया है वह ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। अब इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में देखें तो जो क्रिप्टो एसेट्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ये प्रोवाइड कराएगा जो टैक्स इन्फॉर्मेशन, जो कि ट्रांजैक्शन किस में होते हैं, क्रिप्टो एसेट्स में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उससे संबंधित टैक्स इन्फॉर्मेशन को स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में रिपोर्ट करेगा। साथ ही इसको ऑटोमेटिकली इसको एक्सचेंज किया जाएगा इस इंफॉर्मेशन को। जो ये क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इसका जो उद्देश्य है कि जो इंटरनेशनल टैक्स इवेजन हो रहा है डिजिटल एसेट्स का यूज करते हुए उसको रोकना। साथ ही साथ अगर क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात कर लें तो ये इंडस्ट्री का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2021 में $715 बिलियन हो चुका था। साथ ही साथ अभी इसका $3 ट्रिलियन होने की संभावना है 2022 तक। इसके अलावा जो ये फ्रेमवर्क है ये कवर करेगा एक्सचेंजेस को और ब्रोकर्स को, साथ ही साथ ATM ऑपरेटर्स हैं उनको। साथ ही ये जो ATM ऑपरेटर्स हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं जो एक्सचेंज जो रेलिवेंट क्रिप्टो एसेट्स में, उसको इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत रेगुलेट किया जाएगा। साथ ही साथ उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन को साझा किया जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके अलावा जो CARF जो तैयार किया गया है OECD के द्वारा, जो OECD का एक कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है उसी की लाइन पर इसको तैयार किया गया है। इसके अलावा जो CARF है इसके अंतर्गत ये इसमें जो रिक्वायरमेंट होगी कि वे आइडेंटिफाई करें इंडिविजुअल को भी, साथ ही साथ जो एंटिटी कस्टमर है उनको। साथ ही इसमें जो पर्सन्स होंगे वो अपनी आइडेंटिटी को इसमें स्वयं ही कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो रिपोर्ट करेगा जो क्रिप्टो एसेट्स फर्म हैं कंट्री के अंतर्गत और वो कहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं इनको रिपोर्टिंग करने की इनको रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ जो क्रिप्टो एक्सचेंज है जो कि फिएट करेंसी और जो क्रिप्टो एसेट्स के बीच में ट्रांसफ़र करते हैं या क्रिप्टो ट्रांसफ़र करते हैं, रिटेल पेमेंट के लिए इनको यूज किया जाता है, तो इनको भी रिपोर्ट करने की इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत ज़रूरत होगी। अगर हम बात कर लें CRS की कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसकी लाइन पर CARF को तैयार किया गया है, इसे OECD के द्वारा 2014 में पब्लिश किया गया था और ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी ऑन जो क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं या कोई ऑफशोर टैक्स इवेजन होता है तो उससे लड़ने के लिए। इसके अलावा जो डिजिटल करेंसी जो बैंक सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू की जाती है उसको CRS के अंतर्गत कवर किया गया है, ना कि क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स यानी कि टेली मानस इनिशिएटिव से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो टेली मानस है इसका जो उद्देश्य है कि प्रोवाइड कराए फ्री 24/7 टेली मेंटल हेल्थ सर्विस अक्रॉस द कंट्री। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो टेली मानस इनिशिएटिव का जो नोडल सेंटर है वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस यानी कि NIMHANS बेंगलुरु है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो IIT बेंगलुरु है एंड जो नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर NHRSC है वह इसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं टेली मानस इनिशिएटिव को। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि टेली मानस का जो एम है कि प्रोवाइड कराए फ्री 24/7 टेली मेंटल हेल्थ सर्विस अक्रॉस द कंट्री, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इसका नोडल सेंटर है वह NIMHANS बेंगलोर है, तो ये भी करेक्ट है।
इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसको जो टेक्निकल सपोर्ट आईआईटी बेंगलुरु और नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो ये भी इसमें करेक्ट है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D1, 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अभी इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। जो टेली मानस है उसका एम है कि फ्री 24/7 टेली मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराए अक्रॉस द कंट्री, और जो पर्टिकुलरली जो ऐसे एरिया हैं जो कि अनसर्व्ड हैं या रिमोट एरियाज में, उनको कराना उसकी प्राथमिकता है। साथ ही साथ ये लॉन्च किया गया है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा ये 11 अक्टूबर को नहीं, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा ये इंक्लूड करेगा नेटवर्क ऑफ 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स को, जो कि प्रोवाइड कराएंगे काउंसलिंग, कंसल्टेशन, साथ ही साथ इसमें स्पेशलिस्ट रहेगा। इसके अलावा इसके द्वारा ई प्रिस्क्रिप्शन भी उनको दिया जा सकेगा। इसमें जो नोडल सेंटर है वह निमहंस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलुरु में जो कि स्थित है। इसके अलावा इसमें जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है वह आईआईटी बेंगलुरु एंड नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर NHRSC के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि एटलीस्ट एक टेलीमानस सेल हर एक स्टेट या यूटी में खोला जाए। इसके अलावा नेशनल टेली हेल्थ प्रोग्राम है, जो कि यूनियन बजट 2022-23 में फर्स्ट टाइम इसको अनाउंस किया गया था, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण कई मेंटल हेल्थ क्राइसिस आ रहे थे, जिसको सॉल्व करने के लिए ये प्रोग्राम लेकर आए थे, टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, यूनियन बजट 2022-23 में। इसके अलावा अभी देखा जाए तो लैंसेट ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो रिपोर्ट है एंडिंग स्टिग्मास एंड डिस्क्रिमिनेशन इन मेंटल हेल्थ, तो ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई है लैंसेट के द्वारा। और अगर हम इसकी की फाइंडिंग्स देखें इस रिपोर्ट की, तो जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि जो अकेलापन और जो भेदभाव की है, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है 90% पीपल को, और वो मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं। 90% इम्पैक्ट किया जाता है, 90% पीपल्स पे इसका इम्पैक्ट है। इसके अलावा इसमें सजेशन भी थी कुछ दिए गए कि जो स्टिग्मा है उसको रिड्यूस किया जाना चाहिए, साथ ही साथ लोगों का सोशल कॉन्टैक्ट बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जो आईपीसी सेक्शन में जो सुसाइड को क्रिमिनलाइज किया हुआ है उसको डिक्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो मेंटल हेल्थ पॉलिसीज़ हैं हमारे यहाँ पर, उसको इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के अनुसार परिवर्तन उसमें किया जाना चाहिए। तो इस रिपोर्ट्स में इस तरीके के सजेशन दिए गए। साथ ही साथ अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ एक इस तरीके की स्थिति है जिसके अंतर्गत अगर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो वह सोसाइटी में अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकेगा, साथ ही साथ वह अच्छे से वर्क कर सकेगा, और जो उसकी एबिलिटीज़ होंगी वह उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, और स्ट्रेस फ्री लाइफ पे अगर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो वह स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकेगा। इसके अलावा भारत ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि नेशनल मेंटल हेल्थ ई प्रोग्राम चलाया गया है, किरण हेल्पलाइन चलाई गई है, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 बनाया गया है, और एक मनोदर्पण है, वह भी सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया टेलीमानस इनिशिएटिव से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है उससे संबंधित जो रिव्यू कमेटी रिपोर्ट आई थी उसने रिकमेंड किया था कि जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है बस 60% होना चाहिए फॉर द जनरल, और जिसमें 2023 तक। इसके अलावा जो कंप्राइज करेगा उसमें 40% रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और 20% रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डोमेस्टिक लाइबिलिटीज़ हैं, उनके जो डोमेस्टिक देयता हैं वह 21% है ऑफ जीडीपी हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के हैं 49% ऑफ द जीडीपी। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि संविधान के अनुसार ये जरूरी है कि अगर स्टेट ने पहले से कई सारी उधारियां ले रखी हैं तो आगे उन्हें फर्दर उसको एक्सटेंड करने के लिए, चाहे वे किसी वर्ल्ड मार्केट से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेना चाहता है, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट पहले रेज करना पड़ता है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है, एफआरपीएम रिव्यू कमेटी रिपोर्ट के द्वारा जो रिकमेंड किया गया है कि जीडीपी डेब्ट रेशियो जनरल जो कंबाइंड होगा वह 60%, जिसमें सेंट्रल का हिस्सा रहेगा 40% और 20% रहेगा स्टेट का हिस्सा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सा है डोमेस्टिक लाइबिलिटी का वो 21% है, जबकि स्टेट का 49% ऑफ जीडीपी है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेंट्रल का जो हिस्सा है वह 49% है, जबकि स्टेट का जो हिस्सा है वह कम है, वह 21% के आसपास है। इसके अलावा अगर संविधान की बात करें तो ये ज़रूरी होता है राज्य के लिए, अगर वह अपनी लोन को रेज करना चाहते हैं और उनने पहले से उनकी कोई लाइबिलिटी है तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेना होगा। ये आर्टिकल 292 के अंतर्गत है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। इसमें जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, इसको इनेक्ट किया गया था 2003 में, और इसका जो पर्पज़ है कि जो गवर्नमेंट के जो फिस्कल डेफिसिट हैं उसको कम किया जा सके। और इसी एक्ट की रिव्यू के लिए इस कमेटी बनाई गई, एनके सिंह कमेटी रिव्यू कमेटी। किसके लिए? एफआरपीएम एक्ट के रिव्यू के लिए। जो एनके सिंह कमेटी थी उन्होंने रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को टारगेट किया जाना चाहिए फिजिकल डेफिसिट को 3% ऑफ जीडीपी तक लाने के लिए 2020 तक। इसके अलावा 2020-21 में इसको 2.8% और 2023 तक इसको 2.5% तक लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर अब की रिकमेंडेशन की बात करें, जो एफआरबीएम रिव्यू कमेटी थी एनके सिंह के द्वारा, उनने डेट टू जीडीपी रेशियो बताया कि जो कंबाइंड होगा वह 60% होना चाहिए, जिसमें से 40% हो सेंट्रल का और 20% हो स्टेट का। और ये कब तक किया जाना चाहिए? ये 2023 तक किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन की भी बात की। साथ ही साथ उन्होंने ये रिकमेंड किया रेवेन्यू डेफिसिट के लिए कि उन्होंने टारगेट दिया कि इसको 2023 तक इसको 0.8% तक लाया जाए रेवेन्यू डेफिसिट को। साथ ही साथ जो एफआरबीएम की जो स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है, उसको लागू करने के लिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का गठन किया जाना चाहिए जो कि इंश्योर करे फिस्कल प्रूडेंस को। इसके अलावा इन्होंने रिकमेंड किया एस्केप क्लोज को। अगर कोई किसी तरीके की अगर डिजास्टर की स्थिति आती है या पेंडेमिक की स्थिति है तो उसमें ये एस्केप कर सकते हैं, और वह कितना कर सकते हैं? 0.5% उससे फिस्कल डेफिसिट को, टारगेट को बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो टारगेट रखा है उससे 0.5% और ज़्यादा एस्केप कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के समय फिस्कल डेफिसिट को उसके अकॉर्डिंगली उसमें रिड्यूस किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो फिस्कल कंसोलिडेशन है वह भी स्टेट के द्वारा किया जाना चाहिए। जो उनका डेब्ट है, डेब्ट जीडीपी रेशियो जो कि अभी 21% है, उसको 20% लाने तक का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो मॉनेटरी एंड फिस्कल जो पॉलिसी है वह एक दूसरे से अलग नहीं है, वह एक दूसरे को मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अगर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है डोमेस्टिक की बात करें तो लगभग 49% के आसपास है, जबकि स्टेट की है वह 21% के पास में है। अगर हम बात करें कि आर्टिकल 292 संविधान के, उसमें यह कहा गया है कि स्टेट के पास यदि पहले से कोई लाइबिलिटी है तो उसको फर्दर अपने लोन को इंक्रीज करने के लिए, रेस करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट से या किसी अदर इंस्टीट्यूशन से, तो उसको कंसेंट लेना पड़ता है पहले इस सेंटर का। तो ये हमने बात की एफआरबीएम एक्ट के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन वॉशिंग से संबंधित है। ये क्वेश्चन अभी यूपीएससी 2022 में पूछा गया, जिसमें ये पूछा गया है कि जो ग्रीन वॉशिंग टर्म है वह उसमें से ऑप्शन में से कौन उसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन में बात की गई है कि एक फॉल्स इंप्रेशन यानी कि गलत धारणा देते हुए कि ये कंपनी के द्वारा ये दिखाया जाना कि उनका जो प्रोडक्ट है वह अनुकूल और पर्यावरण के अनुकूल है, एनवायरमेंट साउंड है। एंड बी में जो कहा गया है कि जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है वो एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है कंट्री का, उसमें उसको नॉन इंक्लूजन करना, यानी कि उसमें शामिल नहीं करना। थर्ड में कहा गया है कि जो बुनियादी ढांचे का जो विकास है उसमें जो उसके क्या परिणामकारी जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इकोलॉजिकल, वह उसकी इस तरीके से इसमें अनदेखी करना, उसको इग्नोर करना। डी में कहा गया है कि जो सरकारी परियोजना है उसमें जो पर्यावरण कॉस्ट है, जो कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट है, उसमें उसके लिए एक अनिवार्य प्रावधान करना, मैंडेटरी प्रोविजन करना। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन ग्रीन वॉशिंग के लिए फाइंड आउट करना है। तो जो इसका आंसर है वह ए है कि एक कंपनी के द्वारा एक गलत धारणा दी जाती है कि इनका प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटली साउंड है, तो इसको कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। चलिए देख लेते हैं अभी ये रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। इसमें अभी जो हाल ही में COP27 होनी है उसको जो इजिप्ट के द्वारा हेड किया जा रहा है, इजिप्ट के द्वारा उसके प्रेसिडेंस किया जा रहा है।
तो उसने कहा है कि जो कोको कोला कंपनी है वो एक बिगेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर्स है इन द वर्ल्ड। साथ ही साथ इसके अलावा जो एक्टिविस्ट और कमेंटेटर हैं उनका कहना यह है कि कोको कोला के द्वारा इसकी स्पॉन्सरशिप किया जाना एक वर्ल्ड का बिगेस्ट क्लाइमेट समिट से संबंधित ग्रीन वॉशिंग एक्सरसाइज है, जिसमें वह दिखाने का प्रयास कर रही है कि वह उसके जो प्रोडक्ट हैं वह एक एनवायरमेंटली साउंड है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो ग्रीन वॉशिंग की अगर हम बात कर लें तो ये एक प्रोसेस होती है कि एक फॉल्स इंप्रेशन देना, कि एक ऐप प्रोवाइड कराना मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कि कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा एनवायरमेंट साउंड है और ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जिसमें ये एक तरीके से कस्टमर को धोखा देते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वह एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। जैसे हम ग्रीन वॉशिंग के बारे में देखते हैं कि जैसे फ्लपी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, क्योंकि इको फ्रेंडली की कोई एक टर्म ठीक तरीके से डिफाइन नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली कहलाएगा, तो इसलिए वो फ्लपी लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसके अलावा ग्रीन प्रोडक्ट वर्सेस जो डर्टी कंपनी है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो लाइट बल्ब्स हैं, एफिशिएंट जो लाइट बल्ब्स हैं, वो कहा जाता है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लेकिन उनके द्वारा जो फैक्ट्री के द्वारा जो पॉल्यूशन किया जाता है उसको रिवर में बहाया जाता है, तो इसके कारण से वह एक तरफ तो वो एफिशिएंट लाइट बल्ब प्रोवाइड करा रहे हैं, दूसरी तरफ वह रिवर को पॉल्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एक पिक्चर्स, सजेस्टिव पिक्चर्स लगा दी जाती हैं कि उनका प्रोडक्ट ग्रीन है। इसके अलावा जो इनके इरेलेवेंट क्लेम्स किए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि बेस्ट इन क्लास हैं, और इसकी तरीके से उनको क्रेडिबिलिटी भी उनकी, जैसे कहा जाता है कि जो ई सिगरेट है वह इको फ्रेंडली है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट को लॉस करती है। इसके अलावा कंपनियों के द्वारा जो एनवायरनमेंट से संबंधित जो आंकड़े होते हैं उसको फैब्रिकेट कर दिया जाता है, उसको टोटली चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां ग्रीन वॉशिंग करने का काम करती हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ग्रीन वॉशिंग से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है स्पेशल बोस्ट्रो अकाउंट से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो बोस्ट्रो अकाउंट है ये एक एसेंशियल पार्ट है करस्पॉन्डेंट बैंकिंग का, जिसके अंतर्गत जो फॉरेन बैंक होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ एजेंट, जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं बिहाफ ऑफ द डोमेस्टिक बैंक। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ओनली 2 इंडियन बैंक्स, यूको बैंक्स और जो येस बैंक है, उसी ने अभी स्पेशल बोस्ट्रो अकाउंट्स को फैसिलिटेट किया है, उसको प्रोसेस में लाया है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो बोस्ट्रो अकाउंट है एसेंशियल पार्ट है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का, जिसमें जो फॉरेन बैंक होते हैं वो एक एजेंट की तरह काम करते हैं, साथ ही साथ जो डोमेस्टिक बैंक के बिहाफ पर वे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स को। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ओनली 2 इंडियंस बैंक हैं, जिसमें यूको बैंक और येस बैंक है, जिन्होंने स्पेशल बोस्ट्रो अकाउंट को फैसिलिटेट किया है और प्रोसेस में लाया है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2। चलिए जान लेते हैं अभी इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अभी जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोस्ट्रो बैंक से संबंधित मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें अभी 2 ही बैंकों ने इसको अपनाया है, जिसमें यूको बैंक एंड येस बैंक। अगर हम बोस्ट्रो अकाउंट की अगर हम बात कर लें तो एक एसेंशियल पार्ट होता है करस्पॉन्डेंट बैंकिंग का, जिसमें जो फॉरेन बैंक होता है वह एक एजेंट की तरह काम करता है और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराता है बिहाफ ऑफ द जो कि डोमेस्टिक बैंक है। ये जो नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया है वह प्रमोट करेगा एक्सपोर्ट्स को, साथ ही साथ जो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल को परचेज करने में फ्रॉम रशिया। इसके अलावा जो रुपीस को स्टेबलाइज करने में भी इसके द्वारा मदद की जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट से संबंधित कुछ गाइडलाइंस भी अभी रिलीज की गई थी। उसमें यह कहा गया कि इसका जो उद्देश्य है कि इंडियन रुपीस में उनको डिनोमिनेट किया जाएगा, तो इसमें ये प्रमोट करेंगे जो ग्लोबल ट्रेड को, और साथ ही साथ ये बल देगा, एम्फेसाइज करेगा जो एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया जो जाता है, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी है वह इंडियन रुपीस में व्यापार करे, ट्रेड करे। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा उसमें जो इन्वॉइसिंग जनरेट की जाएगी, जो इन्वॉइसिंग अरेंजमेंट होगा उसके अंतर्गत उसको डिनोमिनेट किया जाएगा इंडियन रुपीस में। इसके अलावा हम देख लेते हैं जो बोस्ट्रो अकाउंट काम कैसे करते हैं। तो ये जो फॉरेन बैंक होते हैं वे डोमेस्टिक बैंक के बिहाफ पर यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ये बोस्ट्रो अकाउंट बैंकों के अंतर्गत खोले जाते हैं, और इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टर होते हैं उन्हें जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को मतलब इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से फॉरेन एक्सपोर्टर से, तो वह उसको ऑर्डर दे देते हैं फॉरेन एक्सपोर्टर्स को, और फिर जो उसको इंडियन रुपीस में ही पेमेंट किया जाता है, मनी पेड की जाती है इंडियन रुपीस में,
जो कि बॉस्ट्रो अकाउंट्स में जाती है और फिर वो इंडियन रुपीस में ही इसको निकाला जाता है और फिर इंडियन रुपीस के कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसमें फॉरेन एक्सपोर्टर को चाहिए होती है, उसके अंतर्गत वह उसको उसमें कन्वर्ट करा लेता है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट करता है अगर इंडियन एक्सपोर्टर, तो वो गुड्स एंड सर्विस को भेज देता है, फिर जो फॉरेन जो इम्पोर्टर है उसके द्वारा जो मनी पेड की जाती है, जिस भी मनी में वो पे करेगा उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाता है और उसको फिर डिपॉजिट करा दिया जाता है बॉस्ट्रो बैंक अकाउंट्स में और फिर बॉस्ट्रो बैंक अकाउंट से मनी विड्रॉन कर ली जाती है इंडियन एक्सपोर्टर्स के द्वारा। ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं इंडियन रुपीस में होते हैं, जिससे जो एक्सचेंज रेट संबंधित जो खतरा होता है चेंज होने का, तो उसको इसके थ्रू बचा जा सकता है। तो ये हमने बात की बॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है जो लद्दाख प्लेट्यू है ये सिचुएटेड है बिटवीन काराकोरम और हिमालय माउंटेन के बीच में। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो तिब्बतन प्लेटू है ये सिचुएटेड है बिटवीन कुनलून एंड हिमालयन माउंटेन रेंज के बीच में। और थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो आर्मेनियन प्लेटू है ये बॉर्डर करता है कैस्पियन एंड ब्लैक सी को। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो लद्दाख प्लेटू है सिचुएटेड है बिटवीन काराकोरम एंड हिमालय माउंटेन, तो ये करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट भी तिब्बतन प्लेटू के बारे में जो कहा गया है कि ये कुनलून और हिमालय माउंटेन रेंज के बीच में है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड में का जो बात की गई है कि जो आर्मेनियन प्लेटू है बॉर्डर करता है कैस्पियन एंड ब्लैक सी को, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। आइए देख लेते हैं इनकी मैप पर लोकेशन। इसमें जो लद्दाख प्लेटू है ये काराकोरम और हिमालय रेंज के बीच में है। इसके अलावा हम बात करें तिब्बतन प्लेटू की, तो ये कुनलून माउंटेन एंड हिमालयन माउंटेन के बीच में स्थित है। इसके साथ ही यदि हम आर्मेनियन प्लेटू को देखें तो ये आर्मेनियन प्लेटू है जो कि बाउंड्री करता है ब्लैक सी के साथ और ये कैस्पियन सी के साथ। इसके अलावा अगर हम कैस्पियन सी के जो बाउंड्रिंग कंट्री हैं उनके बारे में देखें तो इनको हम पिछले लेक्चर में भी कवर करा चुके हैं। इसको हम याद कर सकते हैं तारीख निमोनिक्स के थ्रू, जिसमें टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। इसके अलावा जो ब्लैक सी है उसकी अगर बॉर्डरिंग कंट्री की अगर हम बात करें तो उसको हम याद कर सकते हैं बरगर टी से, जिसमें बी से हो जाएगा बुल्गारिया, आर से हो जाएगा रोमानिया, जी से हो जाएगा जॉर्जिया, यू से यूक्रेन एंड आर से रशिया और टी से टर्की। तो ये जो 6 कंट्री हैं ये ब्लैक सी को बाउंड्रिंग कंट्री हैं। ये था हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।